दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कल अगर आप मर गए तो आपके और आपके परिवार का क्या होगा। दोस्तों इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर आप बहुत लंबा जिंदा रह गए तो आपके साथ क्या होगा। दोस्तों जिंदगी हमको बहुत सारे अनुभव देती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देते हैं, लेकिन जिंदगी का कोई भी एक्सपीरियंस हमको दो चीजों के लिए कभी भी तैयार नहीं कर सकता। ये होता है दोस्तों पहला सिचुएशन जहां पर आपकी डेथ हो जाए, और दोस्तों दूसरा सिचुएशन जहां पर आप बहुत लंबा टिक जाए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों चीजों का अनुभव हमको जिंदगी दे नहीं सकती और ये हमको एज अ प्रोसेस के साथ ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगर पहला सिनेरियो डिस्कस करें कि भाई अगर कल आपकी मौत हो जाती है तो आपके परिवार का क्या होगा, तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है? वो आती है इमोशनल लॉस की। दूसरा आता है दोस्तों जो आपका फिजिकल प्रेजेंस घर से चला जाता है उसकी। तीसरा आता है दोस्तों जो आपके परिवार की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी उसके बारे में। अब दोस्तों जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो बहुत लोग ने कैजुअल सा आंसर देते हैं कि भाई मेरी वाइफ जो है ना वो पढ़ी लिखी है, वो जाके कहीं ना कहीं पर जॉब कर लेगी और मेरे परिवार का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा सच में होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों जब किसी का स्पाउस चला जाता है, जब किसी का लाइफ पार्टनर चला जाता है, तो उस आदमी को कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाता है इमोशनल स्टेबिलिटी हासिल करने में। और दोस्तों वहां पर उसका अगर प्राइम फोकस खुद को स्टेबल करने पे ना हो तो वो जिंदगी में बहुत अच्छा नहीं कर सकता। हो सकता है उसको भी हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए। अब दोस्तों यहां पर अगर आपके स्पाउस को वो ब्रीदिंग पीरियड ना मिले, 2 साल का पीरियड ना मिले, तो दोस्तों आपके परिवार को और भी लंबा डैमेज हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको ये बात सोचना जरूरी है कि भले ही आपकी स्पाउस पढ़ी लिखी है और वो कहीं जाके काम कर सकती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन उसको उस स्टेज में आने के लिए भी आपको समय देना होगा। और क्या उस समय का आपने प्रोविजन करके रखा है या नहीं रखा है? इस बात पे दोस्तों अगर हम सोचेंगे तो हम ज्यादा अच्छे तरह से प्लानिंग कर सकेंगे। और दोस्तों जो दूसरी चीज हमको देखना है कि हो सकता है कि आपके जाने के बाद आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज खत्म ना हो, आपकी इनकम तो खत्म हो जाए लेकिन लायबिलिटीज रह जाए। जैसे कि दोस्तों अगर आपने कोई घर खरीदा है तो उसका होम लोन आपको देना होगा, अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है तो उसका रिफंड भी दोस्तों आपको लेना होगा। अब दोस्तों ये सारी लायबिलिटी चुकाने के लिए और उसकी जितनी कैपेबिलिटी लाने के लिए किसी भी स्पाउस को समय लग सकता है। और दोस्तों जनरली ऐसा होता है कि समझ लीजिए घर का अगर कोई मर्द काम पे है और वो अगर महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है और समझ लीजिए चला जाता है और उसकी वाइफ इक्वली कैपेबल है लेकिन अभी तक वर्किंग नहीं थी, तो जब वो वर्किंग करने के लिए निकलती है तो जरूरी नहीं कि उसको 1 लाख की जॉब डायरेक्ट लग जाएगी, क्योंकि हो सकता है उनका एक्सपीरियंस ना हो सकता है उनके एक्सपीरियंस के बीच में बहुत बड़ा गैप हो और सोसाइटी उनकी सिचुएशन को देख के उनको एक्सप्लॉइट करे और उनको कम तनख्वाह दे। तो दोस्तों आपकी जितनी इनकम है और आपके स्पाउस की जितनी इनकम होगी इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। और आप अगर उनके लिए लायबिलिटी छोड़ के चले जाते हो तो उस लायबिलिटी को हैंडल करना उस स्पाउस के लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये आपको इमेजिन करने की जरूरत है। और दोस्तों जो लोग जवान हैं उनको अगर लगता होगा कि भाई मेरी मौत तो होगी नहीं, मैं तो अभी बहुत लंबा जीने वाला हूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आजकल 30-32 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना भी बहुत कॉमन हो चुका है। और जिस तरह का हमारा रहन सहन है, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हमारा खान पान है, यहाँ पर हमको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, हर चीज की हमने प्लानिंग करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली डाइंग एट अ यंग एज इज अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी इन टुडेज वर्ल्ड। तो दोस्तों ये जो सिनारियो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई यंग एज में भी हमारी मौत हो सकती है और उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज के ऊपर एक्चुअली हमको एक्शन क्या लेना है उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो पहला एक्शन हमको यहां पर लेने की जरूरत है वो ये है कि हमको एक जगह बैठना है एंड वी हैव टू राइट डाउन ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट वेकिंग अप टुमारो मॉर्निंग। मतलब कि दोस्तों हमको एक जगह पर बैठकर एक पेपर पे ये सब चीजें लिखनी है कि भाई ऐसा क्या क्या हो सकता है कल अगर मैं रात को सोकर ना उठूं, कल अगर मैं मर जाऊं। अब दोस्तों मैं आपको लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं? मैं लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि हम दिमाग में सोचते तो बहुत है, लेकिन जब हम पेन पेपर लेकर बैठते हैं तो बहुत सारी एडिशनल चीजें, बहुत सारी एडिशनल इनपुट हमारा माइंड खुद आपको देता है। अब दोस्तों जब आप पेपर लिख के बैठेंगे तो पहले तो आपको ये लिखना है कि इमोशनली आपका लॉस कहां कहां पर होगा, इमोशनली आपकी स्पाउस या आपका परिवार आपको मिस कहां कहां पर करेगा। दूसरा दोस्तों कुछ कुछ जगह पर आपकी फिजिकल नीड्स होने वाली थी कि भाई कुछ काम तभी हो सकते हैं जब आप वहां पर साथ में रहेंगे। मतलब कि समझ लीजिए आप अपने बच्चे को एक क्रिकेटर बनाना चाहते हैं और उसको रोज आप एक क्रिकेट एकेडमी लेके जाना चाहते हैं, और ये काम आज आप खुद कर रहे थे। जब आप ऑफिस से आते थे तब अपने बच्चे को ले जाते थे क्योंकि आपकी वाइफ आपके दूसरे बच्चे की तरफ ध्यान दे रही थी।
लेकिन क्योंकि अब आप वहां पर नहीं रहेंगे, अब ये काम छूट जाएगा और उसके वजह से हो सकता है कि वो बच्चा क्रिकेट एकेडमी को ना जाए और आपने जो उसके लिए सपना देखा था वो सपना पूरा ना हो सके। तो दोस्तों कुछ चीजें इमोशनल अब्सेंस होने की वजह से आपके परिवार को अफेक्ट कर सकती है, कुछ चीजें आपके फिजिकल अब्सेंस होने की वजह से परिवार को अफेक्ट कर सकती है। ये सारी चीजें दोस्तों लिख के रखें। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज पर आइए कि भाई इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, कि भाई मैंने इतना इतना लोन लिया था वो किस तरह से चुकेगा, उसके लिए मैंने कुछ इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया, वो चीज मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का रेगुलर इनकम किस तरह से होगा उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप जिंदा थे आप घर में 50,000 से 1 लाख रुपए हर महीना ला रहे थे और आपका परिवार एक पर्टिकुलर लाइफ स्टैंडर्ड को जी रहा था। लेकिन जैसे ही आप चले गए वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, तो उसके बाद उनका रेगुलर लाइफ स्टैंडर्ड कैसे होगा वो आपको लिख के रखने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों जो इमरजेंसी फंडिंग लगेगी, कभी कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी जहां पर बहुत बल्क अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, 5 लाख 6 लाख की एक साथ जरूरत पड़ जाएगी, तो उसके लिए किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दोस्तों वो भी आपको लिख के रखने की जरूरत है। तीसरा चीज दोस्तों ये हो सकता है कि भाई आपके घर में किसी ना किसी फैमिली मेंबर को कुछ बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम होगी। अब उसके लिए आपको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे दोस्तों, उसके लिए जो भी आपने प्लान करके रखा था उन सारी चीजों को लिख के रखिए। मतलब कि दोस्तों ऑल इन ऑल आप जिसके लिए पैसा बचा रहे थे या पैसा कमा रहे थे वो सारी चीजें दोस्तों आपको लिख के रखने की जरूरत है। तो आप जब अपनी लिस्ट बनाएंगे कि भाई द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच माय फैमिली हैज टू फेस आफ्टर मी गोइंग और आफ्टर मी डाइंग, उसमें दोस्तों आपको इमोशनल चीजें लिखनी है कि जो इमोशनल अफेक्ट आपके परिवार का होगा, जो फिजिकल अब्सेंस होगा वो होगा, और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस दोस्तों आपको लिखनी चाहिए। ये होगा दोस्तों आपका फर्स्ट स्टेप। और दोस्तों जैसे ही आप ये लिख लेंगे आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि आपको किस किस पॉइंट पे फोकस करके अपने परिवार को तैयार करने की जरूरत है और अपने परिवार के लिए आपको क्या तैयारी करने की जरूरत है। तो दोस्तों पहला स्टेप अभी कीजिएगा, पेपर उठाइए और लिखना शुरू कीजिएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, लिखिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपको बहुत ज्यादा हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। और दोस्तों ये करने से एक और बड़ा फायदा आता है कि भाई हमको पता चलता है कि हम हमारे परिवार के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही हमको पता चलता है कि हम सच में हमारे परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है, हम हमारी केयर और भी अच्छा लेना शुरू करते हैं। और दोस्तों इससे आपकी जिंदगी का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ जाएगा और आपकी हेल्थ को भी फायदा होगा। अब दोस्तों जो दूसरी चीज आपको करने की जरूरत है, अगर आपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस पूरे लिख लिए तो आपको उसका एक फाइनेंशियल एस्टिमेट बनाने की जरूरत है कि भाई जो भी इकोनॉमिक चीजें मैंने वहां पर लिखी थी उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि सारे काम करने के लिए 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए सफिशिएंट होंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लेना है, और इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान। आप दोस्तों एंडाउमेंट पॉलिसीज मत लीजिएगा, जो भी एजेंट्स आके या आपके मित्र परिवार आके आपके घर में आपको पॉलिसीज बेचते हैं उसको मत लीजिएगा। आप बढ़िया एक टर्म प्लान लीजिए, या उन्हीं मित्रों को कहिए कि भाई मुझे 2 करोड़ का या 3 करोड़ का जो भी आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का वैल्यू आता है उसके हिसाब से दोस्तों आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका एस्टिमेशन निकलता है 1 करोड़ का तो आपको 2 करोड़ का प्लान लेना चाहिए। अगर आपका एस्टिमेशन निकलता है 2 करोड़ का तो आपको कम से कम 3 करोड़ का प्लान लेना चाहिए। थोड़ा सा ओवर सेफ्टी के लिए आपको डिजाइन करके रखना पड़ेगा। अब दोस्तों ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दूंगा एयरक्राफ्ट सेफ्टी का। अब दोस्तों एयरक्राफ्ट जो होता है ना उसको बाय डिफॉल्ट डिजाइन किया जाता है ओवर सेफ्टी के लिए। इट इज ओवर डिजाइन फॉर सेफ्टी। पता है क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट को हवा में अगर कुछ हो जाता है तो ऐसा साइड में पार्क नहीं कर सकते, वो सीधा नीचे आएगा, उसके अंदर जो भी बैठा है सबको ले जाएगा और जो उस एयरक्राफ्ट के नीचे आएगा उसको भी लेके जाएगा। और इसलिए दोस्तों एयरक्राफ्ट को बहुत हाई लेवल तक डिजाइन किया जाता है। अगर आप रेलवे का डब्बा भी देखेंगे, एक्चुअली वो तो सिर्फ 72 सीट्स के लिए डिजाइन होना चाहिए, लेकिन रेलवे का डब्बा एक्चुअली 300 से 400 लोगों को कैरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि जब ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहां पर बचना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों जब आपकी पर्सनल जिंदगी के फाइनेंसेस आप ऐसी क्राइसिस भरी सिचुएशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं जहां पर आप नहीं होंगे उसको हैंडल करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा ओवर डिजाइन करना होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल नीड होगी उसके ऊपर 1 करोड़ लगा के ही दोस्तों आप अपना टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा। अगर आपको 2 करोड़ की जरूरत है तो 3 करोड़ का लीजिएगा, 3 करोड़ की जरूरत है तो 4 करोड़ का लीजिएगा। इससे दोस्तों आपका ओवर सेफ्टी का जो डिजाइन है वो प्रैक्टिकली फुलफिल हो सकता है। और अगर थोड़े बहुत प्लानिंग में शेक आ जाते हैं, आपके परिवार को आपके सोचने के हिसाब के अलावा अगर कुछ शॉक मिल जाता है तो वो भी उसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप यहां पर दूंगा, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले तो उसमें एक क्लॉज जरूर ऐड करवा दीजिएगा जो होगा मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट क्लॉज। अब दोस्तों क्या होता है, समझ लीजिए आपने 3 करोड़ का एक इंश्योरेंस लिया और आपने होम लोन भी लेके रखा था 1 करोड़ का। अब जैसी आपकी मौत हो जाएगी
आपके स्पाउस को इंश्योरेंस मिल जाएगा, और जैसे उनको 3 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा, पता है वो पूरा 3 करोड़ उनको कभी नहीं मिलेगा। उसमें से 1 करोड़ रुपए जो आपका होम लोन का है, वो दोस्तों पहले आपके क्रेडिटर्स जो है, आपकी जो बैंक है, वो उसको कट कर लेगी और बचा हुआ पैसा ही आपकी वाइफ को देगी। लेकिन अगर दोस्तों आपने मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट का क्लॉज आपके इस पर डाल के रखा हुआ है, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी पैसा आपको इंश्योरेंस से मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पाउस के ही काम आएगा। कोई भी क्रेडिटर उसमें से पैसा नहीं काट सकता। वो क्रेडिट कैसे वापस होगा वो बात की बात है, लेकिन जितना भी प्लानिंग आपने करके रखा हुआ वो पूरा प्लानिंग का पैसा दोस्तों आपकी स्पाउस को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पॉइंट दिया, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट का जो आपको पॉइंट उसमें डालना है, इसको भूलिएगा मत। अब दोस्तों जो तीसरी चीज हमको करने की जरूरत है वो ये है एनेबलिंग अवर स्पाउस टू हैंडल फाइनेंसेस वेल। अब दोस्तों ये जो चीज मैं बोल रहा हूं कि भाई हमको हमारी पत्नी को या हमारे हस्बैंड को एनेबल करना है कि भाई वो हमारे फाइनेंसेस को सही तरह से हैंडल कर सके। अब दोस्तों क्या होता है, जनरली औरतों के साथ ऐसी चीजें देखी गई है, घर के सारे खर्चे, घर के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो मर्द लेते हैं, और औरतों का जनरली इसमें इन्वॉल्वमेंट कम होता है। या तो हमारे देश में अपब्रिंगिंग लड़कियों की ऐसी होती है कि उनको फाइनेंसेस में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता, या हो सकता है कि उनको उसमें इंटरेस्ट ना हो। लेकिन दोस्तों जनरली ऐसा देखा गया है कि भाई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाने के बाद भी, मौत के बाद का पूरा फंड मिल जाने के बाद भी औरतें उस फंड को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाती, और वो पैसा 3 से 4 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। अब दोस्तों इस चीज के लिए हमको हमारे स्पाउस को एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई हमको जो भी पैसा वापस मिलेगा वो पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करना है, इसको इन एफडीज में रखना है, इन म्यूचुअल फंड्स में रखना है, और यहां से जो भी मंथली प्लान हमको वापस आएगा, जो भी मंथली इंटरेस्ट हमको वापस आएगा, उससे हमको घर चलाना है। और दोस्तों आप ये बोलेंगे कि भाई मैं तो यहाँ पर औरतों के लिए कुछ डिरोगेटरी बात कर रहा हूं, मैं तो उनको कम आंक रहा हूं। दोस्तों मैं कम नहीं आंक रहा हूं, मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि भाई ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है वो उतना फाइनेंशियली कॉन्ग्रुएंट ना हो, फाइनेंशियली उतना कैपेबल ना हो अपने डिसीजंस को हैंडल करने के लिए और पैसे को सही तरह से हैंडल करने के लिए। और जब वो कैपेबल नहीं होता दोस्तों, तो सोसाइटी उसका फायदा उठा लेती है, रिलेटिव्स उसका फायदा उठा लेते हैं, उनका पैसा छीन लिया जाता है, उनका पैसा मिसयूटिलाइज कर लिया जाता है, और तब दोस्तों परिवार को ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आपको धीरे धीरे हर महीने थोड़ा फाइनेंशियल ज्ञान अपने स्पाउस को देते रहना चाहिए, और ये बताते रहना चाहिए कि भाई अगर मैं मर जाता हूं तो उसके बाद ये पैसा इतना इतना मिलेगा, और इस पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना, और यहां से जो मंथली इनकम आएगा उसके हिसाब से जिंदा रहना। तो दोस्तों आप ये इंश्योर करेंगे कि आप सफिशिएंट पैसा छोड़ के गए, और उस सफिशिएंट पैसा छोड़ के जाने के बाद जो एग्जीक्यूशन उस पैसे के साथ होना चाहिए वो भी सही तरह से हो रहा है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, आपकी जिंदगी में एक और एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है, और पता है एक्सीडेंट क्या होगा, कि आप बहुत ही लंबा जिंदा रहेंगे। अब दोस्तों मैं इस बात को एक्सीडेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं ये बात कहता हूं ना, बहुत लोग कमेंट में लिखना शुरू करते, भाई क्या तुम नहीं चाहते हम ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, जिंदगी की हम एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेके चलते हैं कि हम 70, 72, 75 तक जिंदा रहेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम 80, 85 तक जिंदा रह गए तो कैसे उसको हैंडल करना है, आधे लोग तो दोस्तों इस चीज के लिए तैयार ही नहीं होते। और मैं आपको बता दूं, आप रिटायर हो जाएंगे 60 साल की उम्र में, और अगर आप 85 तक जिंदा रहेंगे ना, तो ये जो 2 टाइम पीरियड है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। आप दोस्तों आज साल चल रहा है 2024, अब 1994 की बात कर लीजिए। अगर 1994 में कोई आदमी रिटायर हो चुका होगा 60 साल की एज में, और आज अगर वो 90 साल की एज तक जिंदा रह गया, तो क्या दुनिया वैसी रहेगी? दुनिया में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इनफैक्ट ऐसे लोग पता है जिंदगी में रिलीवेंस ढूंढ रहे होंगे कि भाई मैं किस तरह से अब रिलेवेंट रहूं। तो दोस्तों एक रिलीवेंस की लड़ाई तो होती है, लेकिन जो दुनिया के सिनारियो चेंज हो जाते हैं, फिजिकल सिनारियो, फाइनेंशियल सिनारियो, वो जमीन आसमान का अंतर में होता है, और वहां पर खुद का मेंटल सेटअप उस एज में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ये सिनारियो तो चेंज हो रहा है, ये सिनारियो और हार्ड होते जा रहा है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको लगने वाली है वो और महंगी महंगी होती जा रही है। जैसे कि मेडिकल की बात कर लेंगे, अगर समझ लीजिए आपको हर्निया का ऑपरेशन करना है, और 1994 की बात करेंगे तो दोस्तों तब 3 से 4 हजार में ऑपरेशन हो जाता था। आज आपको सादे हर्निया के ऑपरेशन के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाएंगे। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सके? दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपके कुछ ऐसे काम होंगे जो रिटायरमेंट के पहले आप खत्म नहीं कर पाए, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, जैसे कि बच्चों की शादी, क्योंकि दोस्तों आपने शादी लेट एज में की थी, तो आपके बच्चे भी लेट एज में पैदा हुए, और उनकी जो जिम्मेदारी आपको रिटायरमेंट के पहले खत्म कर लेनी चाहिए थी वो अभी तक खत्म नहीं, उसके लिए दोस्तों आपको पैसा लगने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है, और इसके लिए भी दोस्तों प्लान करने की जरूरत है। और क्योंकि ये जो घटना होगी कि आप बहुत लंबा जी जाए, वो एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट ना हो जाए, वो एक बहुत प्लान तरीके से आपने अपनी जिंदगी का एक स्टेप लिया ऐसा आपको लगे, उसके लिए दोस्तों आपको तैयारी करने की जरूरत है।
अब दोस्तों जब मैं इस बात का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं तो एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि भाई जनरली ऐसा देखा गया है, जो भी लोग रिटायर हो जाते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा आता है, उनको ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है, पीएफ का पैसा मिलता है, उन्होंने बहुत सारी सेविंग्स करके रखे होंगे, उसका पैसा मिलता है। और जनरली क्या होता है, जिंदगी भर की रोजमर्रा की टफ लाइफ में हम खुद के साथ बहुत ज्यादा जस्टिस नहीं कर पाते, हम बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये देखा गया है कि जैसे ही लोग रिटायर होते हैं रिवेंज स्पेंडिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। रिवेंज स्पेंडिंग मतलब कि भाई मैं जिंदगी भर दुनिया नहीं घुमाऊं तो मैं यूरोप घूमने चला गया, भाई मैंने जिंदगी में कोई कार नहीं खरीदी तो अब मेरे पास पैसा आ गया मैं कार खरीद लेता हूं, मैं एक बड़ा सा बंगला खरीद लेता हूं, घर खरीद लेता हूं। अपनी पूरी ख्वाहिशें लोग पूरी करने लगते हैं और दोस्तों इसी को कहते हैं रिवेंज स्पेंडिंग। तो दोस्तों जब आप ऐसी चीज करने की तरफ जाएंगे तो ये सोचिएगा, ये जो पैसा खर्च हो जाएगा ये कभी वापस नहीं आएगा। अगर आपने कार ले ली है बहुत महंगी सी, आपने पूरी ख्वाहिश पूरी कर ली है, लेकिन अब वो पैसा वापस नहीं आएगा। कार तो 10 साल बाद चली जाएगी लेकिन वो पैसा भी उसके साथ चला जाएगा। आप यूरोप तो देख के आ जाएंगे लेकिन उसके बाद वो पैसा भी चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कुछ ऐसी तमन्ना पूरी करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद में तो उसके लिए अलग से फंड रखिए, वो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के फंड से नहीं होना चाहिए। इस बात पे मैं आपको फोकस करना चाहता हूं। घूमना गलत बात नहीं है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से प्लान न करना ये बहुत गलत बात हो सकती है। आप अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस से ये सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर आप 85 साल तक जिंदा रहेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। आप अगर आज 1 लाख रुपए महीना इनकम का जुगाड़ करके रख रहे हैं रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट से, तो हो सकता है कि जब तक आप 80 साल के हो तब भी अगर आपको 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की हो। तो दोस्तों इस बात पे ध्यान दीजिएगा, रिवेंज स्पेंडिंग को अवॉइड कीजिएगा, घूमिए फिरिए लेकिन उसके लिए अलग से प्लान कीजिए। अब दोस्तों जब मैं लंबा जीने की बात कर रहा हूं तो एक और सिनेरियो के लिए आपको यहां पर तैयार रहने की जरूरत है। समझ लीजिए अगर आप मेल हैं और अगर आपकी स्पाउस भगवान को प्यारी हो जाती है, किसी रीजन से उनकी डेथ हो जाती है, तो दोस्तों वो जो इमोशनल ट्रॉमा होता है ना वो बहुत जोरदार होता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, घर की ऐसी कई सारी चीजें होती है जो आपको नहीं पता होती लेकिन आपके घर में होती रहती है, क्योंकि आपकी एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर वहां पर है जो इन सारी चीजों का केयर ले रही होती है। और जैसी वो चली जाती है ना दोस्तों, तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते कि भाई अब मेरी जिंदगी में क्या होगा, और उस चीज से निकलने के लिए तकरीबन दोस्तों आपको 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। तो दोस्तों इस इमोशनल चीज के लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। वहीं पर दोस्तों अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो सिनारियो बन जाता है कि वाइफ बहुत लंबा समय तक जिंदा रहने वाली है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है जनरली वाइफ्स की एज हस्बैंड से कम होती है। तो अगर समझ लीजिए वाइफ की डेथ हो जाती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगले 3 से 4 साल में हस्बैंड की भी डेथ हो जाएगी, और वहां पर उनके लिए ट्रॉमा जो होगा वो बहुत कम साल का होगा या कम दिनों का इमोशनल लॉस उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर रिवर्स सिनेरियो हो जाता है कि भाई अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वाइफ होगी उनको बहुत लंबा जीना है। जनरली मैंने देखा है औरतें अपने हस्बैंड को ऑलमोस्ट 12 से 13 साल से सरपास कर जाती है। मतलब किसी के हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो उसके बाद 12 से 13 साल तक औरत जिंदा रह जाती है। और दोस्तों इतने लंबा जिंदा रहने के लिए भी दोस्तों आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप खुद 85 साल तक जिंदा रहने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको प्लानिंग ये करनी चाहिए कि आपके जाने के बाद कम से कम 10 साल का और प्लान हो, क्योंकि आपकी वाइफ भी उतने साल तक जिंदा रहने वाली है। तो दोस्तों इमोशनल लॉस तो होता ही होता है, साथ में जो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है वो भी दोस्तों आपको टेक केयर करना होगा। अब यहां पर बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे बच्चे भी तो होंगे, हमारे बच्चे भी तो हमारा ख्याल रखेंगे। अगर आपके बच्चे आपका ख्याल रखेंगे तो इससे अच्छी बात आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। फिर तो आप जिंदगी में एक्चुअली सक्सेसफुल होंगे कि भाई आपने जो संस्कार अपने बच्चों को दिए वो बहुत बढ़िया दिए, और वो आपकी अगर केयर ले रहे हैं, वो अगर आपको इमोशनली सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो इससे बेहतरीन चीज दोस्तों आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता है कि आपके बच्चे आपका केयर नहीं ले पा रहे, हो सकता है वो अच्छे ना निकले, हो सकता है वो अच्छे निकले लेकिन उनकी हालत ना हो आपको सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों जब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि उनकी हालत ना हो, ये सिनारियो भी हमको समझना चाहिए। पहले के जमाने में क्या होता था कि पढ़े लिखे लोग भी कम हुआ करते थे और नौकरियां भी लिमिटेड हुआ करती थी, लेकिन जितने भी लोग पढ़ लिख जाते थे उनको नौकरियां लग जाती थी, मैक्सिमम तो सरकारी लग जाती थी। लेकिन आज देखिए पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हर आदमी ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होते जा रहा है, लेकिन नौकरियां उतनी नहीं बन रही है। तो पता है क्या होता है कि जब पहली नौकरी किसी को लगती है ना तो वो ऑन एन एवरेज 20 से 30 हजार रुपए की लगती है। अब दोस्तों 20 से 30 हजार में वो बच्चा अपने फाइनेंसेस को संभाले कि आपके फाइनेंसेस को संभाले, बड़ी सवाल आ जाती है। और वो जिंदगी में कितना अच्छा करेगा ये भी आपको पता नहीं है। तो दोस्तों कंपटीशन बदल चुकी है, जमाना बदल चुका है, कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जहां पर लोगों की सैलरी जानबूझकर कम रखी जा रही है ताकि वो काम करने पे उतारू हो जाए, ज्यादा मेहनत करने पे उतारू हो जाए। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपका बच्चा खुद को संभालेगा या आपको संभालेगा, ये सोचिए। और क्या अगर वो सच में परेशान है तो आप उसके ऊपर बर्डन बनना भी पसंद करेंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों
बच्चा हमको संभालेगा, ये उम्मीद बहुत बढ़िया है, लेकिन ये उम्मीद फ्रुक्टिफाई होगी इसकी आशा लगा के बैठना एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। तो दोस्तों आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जरूरत पड़े तो आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सके। मतलब कि अगर आप उसके घर में रह रहे तो आप उसके लिए एक फाइनेंशियल एसेट होनी चाहिए, ना कि फाइनेंशियल लायबिलिटी। इस बात को भी दोस्तों समझिए। ये बहुत एक छोटा सा सूक्ष्म पॉइंट है, बहुत एकदम माइन्यूट सी चीज है, लेकिन इसके बारे में जब हम नहीं सोचते तो जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर हम इसकी प्लानिंग कर ले तो हम बहुत बेहतर तरह से अपने आप को सोसाइटी में सही तरह से प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, बुढ़ापे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिलीवेंस का। लोगों को लगने लगता है कि आप रिलेवेंट नहीं है, आप अपडेटेड नहीं है, और वहां पर अगर आप फाइनेंशियल लायबिलिटी भी बन चुके हैं तो दोस्तों आपकी केयर लेने में जो इंटरेस्ट आपके बच्चों को आएगा वो उतना नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों आपको रिलेवेंट रहना है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल रहना है, आपको फाइनेंशियल एसेट रहना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं रहना। इसके लिए आपको प्लान करने की जरूरत है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा कि हमारी जिंदगी रिस्क से घिरी हुई है। एक तो होती है कि भाई हम मर जाए, वो रिस्क है। दूसरा होता है कि भाई हमारे स्पाउस मर जाए, वो एक रिस्क है। हमारी जिंदगी में हेल्थ रिस्क हो सकता है, हमको पैरालिसिस हो सकता है, हमको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी बहुत सारे रिस्क हमारी जिंदगी में आ सकती है, वो भी एक रिस्क है। दूसरा रिस्क है कि हमने सारी प्लानिंग कर ली और महंगाई बहुत बढ़ गई, रुपी डिवैल्यूएट हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो दोस्तों रिस्क हो सकती है। हो सकता है कि जो सर्विसेज हमको चाहिए उसमें एक बहुत बड़ा इंफ्लेशन आ जाए, जैसे कि हेल्थ सर्विस हमको चाहिए, तो दोस्तों वो एक रिस्क हो सकता है। हो सकता है कि आज जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किए वो आज मेरे को एक पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, लेकिन कल जाके मुझे उतने अच्छे इंटरेस्ट रेट ना मिले, तो दोस्तों री इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंस के साथ रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे रिस्क आपके जिंदगी में हो सकती है और इसके लिए आपको बहुत सटीक तरह से प्लानिंग करने की जरूरत है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि भाई फाइनेंशियली मैं सही तरह से प्लान नहीं कर पा रहा हूं, तो बिल्कुल मत शर्माइए, एक बढ़िया फाइनेंशियल प्लानर के पास जाइए, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। आपने जो स्टार्टिंग में पूरी चीजें नोट डाउन की थी, पता है जो कॉन्सिक्वेंसेस आपने नोट डाउन किए थे कि अगर आप नहीं रहेंगे या आप बहुत लंबा जी जाएंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस फाइनेंशियल प्लानर के साथ डिस्कस कीजिए। वो आपको कुछ प्लान बताएगा, उसको दूसरे फाइनेंशियल प्लानर से वेरीफाई करवा लीजिए ताकि वो आपको बेवकूफ ना बनाए। और उसके बाद दोस्तों अपने डिसीजन लें और हर 5 से 10 साल बाद दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक बार फिर से एनालाइज करें, उसको रीएडजस्ट करें ताकि जो करंट सिचुएशन है उसके साथ वो अलाइन हो जाए। तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपने परिवार को यह भी बता के रखना है कि भाई कल अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उनको क्या क्या मिलने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको अपना एक डेथ फोल्डर बनाने की जरूरत है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है जिसमें सब चीजें लिखी होंगी कि भाई मुझको कहां कहां से क्या क्या पैसा आने वाला है, मैंने कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मैंने कहां कहां पर प्रॉपर्टीज ली थी, उसके डॉक्यूमेंट्स कहां पर रखे हुए। और दोस्तों इन सब चीजों को नोट डाउन करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया। ये वीडियो मैं बता सकता हूं मेरे बनाए हुए वीडियोस में सबसे बेहतरीन वीडियो है और ये आपको आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा वैलिडेशन करके दे सकता है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए इस तरह का थंबनेल आपको दिखेगा और वीडियो के एंड में दोस्तों मैं इसका लिंक जरूर दूंगा। तो दोस्तों अपना डेथ फोल्डर बना के रखिए ताकि अगर कल आपकी सडनली डेथ हो जाए तो आपके परिवार को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिले कि आपने जो भी हार्ड एंड मनी पैसा कमाया था उसको सही तरह से इन्वेस्ट किया था, वो कहां कहां पर रखा है और किस तरह से वो उस पैसे को क्लेम कर सकते। तो दोस्तों याद रखिएगा आपकी जिंदगी का 60 साल तक का मतलब कि 0 से लेके 60 साल तक का जो पीरियड है दोस्तों वो आपका प्लैटिनम पीरियड है, डायमंड पीरियड है। लेकिन दोस्तों जो 60 से 75 का होता है वो आपका गोल्डन पीरियड होता है। वहां पर आप फ्री होते हैं, अगर आपके फाइनेंसेस सही है तो आप एक्चुअली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो 70 से 75 से लेके 85 का पीरियड होता है दोस्तों ये थोड़ा चैलेंज भरा हो सकता है और 85 के सामने का पीरियड दोस्तों बहुत हॉरिफाइंग भी हो सकता है। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, लेकिन हम ये डिसाइड जरूर कर सकते हैं कि भाई जब भी हम छोड़ के जाएंगे तो हमारे वजह से किसी को भी तकलीफ ना हो, और अगर हम बहुत लंबा जी जाएंगे तो भी हमारे वजह से हमारे आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ खुश रहे, दुखी कभी ना रहे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का कंसेप्ट आपको पसंद जरूर आया होगा। बहुत क्रिटिकल बहुत अलग सा टॉपिक मैंने उठाया था, बहुत अलग तरह से मैंने प्रेजेंट भी किया, कुछ खतरनाक वर्ड पैरालिसिस हार्ट प्रॉब्लम समान वर्ड्स भी मैंने इसमें यूज किए थे। लेकिन दोस्तों मैं जब भी आपसे कोई चीज शेयर करता हूं तो मैं चाहता हूं कि उसको जितना रियलिस्टिक बना सकूं, जितना आपसे रेटेबल बना सकूं मैं बनाऊं, और इसलिए दोस्तों ऐसे डेंजरस एग्जांपल्स भी मैं देता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको सही सॉल्यूशंस भी इसके दे सकूं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू लगी तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी या गलत बोल दी तो फिर तो पक्का बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक इन सब चीजों पर बहुत मैटर करता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, लेकिन तब तक के लिए दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं
अच्छा खासा रिस्पांस आता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और बहुत जो मैं अच्छे अच्छे वीडियो आगे बनाता हूं उन सब वीडियोस को मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों मैं जो वीडियोस बनाता हूं वो बहुत दिल से बनाता हूं, बहुत फ्रैंकली बनाता हूं, जिससे आपकी जिंदगी में एक वैलिडेशन हो सके। तो दोस्तों आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वैल्यू एडिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।